नमस्कार। आगे के आज के अंक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नवजात शिशुओं की देखभाल में हमें क्या ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही जानेंगे मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से क्या खतरा हो सकता है और बताएंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। नवजात शिशु के जीवन का पहला साल उनके विकास के लिए बेहद अहम होता है। बच्चे अपने आसपास की चीजों को समझने और उस अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनका ख्याल रखें। बच्चा जब धरती पर आता है तब हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उनका ख्याल रखें। नवजात के लिए शुरुआती कुछ महीने उसके लिए काफी अहम होता है। वो बहुत कोमल होता है, अतः उसकी देखभाल उसी कोमलता से करनी चाहिए। अच्छी देखभाल नवजात के विकास में काफी मदद करता है। नवजात की देखभाल बेहद आवश्यक है क्योंकि ये समय माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के विकास का समय होता है। माँ को अपना दूध नवजात को अवश्य पिलाना चाहिए क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। इससे शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और वो स्वस्थ रहता है। नवजात के जन्म से 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, बाहरी आहार कुछ नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों की त्वचा इतनी कोमल होती है कि उस पर किसी भी चीज से जल्द इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए डायपर बदलते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। साथ ही बच्चों को साफ तथा सूती वस्त्र पहनाने की कोशिश करें। नवजात के दूध पीने के दौरान हवा भी अंदर चली जाती है और ये बच्चों में गैस की समस्या उत्पन्न कर देती है, जिससे बच्चों को पेट दर्द की समस्या हो सकती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को पोलियो की दवा, बीसीजी और हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। जब भी माँ बच्चे को स्तनपान करवाती हैं तो स्तनपान के तुरंत बाद बच्चे को कंधे से लगा के पीठ को थपथपाना और उसको डकार दिलवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूध पीने के साथ बच्चे के अंदर गैस भी चली जाती है और वो जब निकलती है तो उसके साथ वो दूध को भी लेके आती है, जिसको हम वर्पिंग जिसको हम उल्टी समझ लेते हैं। तो ये उल्टी नहीं है। इसको रोकने के लिए सीधा सिंपल उपाय है कि बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद कंधे से लगा के थपथपा देना चाहिए, जिससे डकार आ जाएगी। तो डकार आने के बाद ये उल्टी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए, सिर्फ स्तनपान किया जाना चाहिए। इस बीच में उसको किसी भी तरह की ऊपर के दूध, पाउडर, शहद, घुट्टी, चाय वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है और ये सब नहीं दिया जाना चाहिए। जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं वो शारीरिक रूप से विकसित तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी उन बच्चों को ज़्यादा बुद्धिमान पाया गया है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है। ये बच्चे के दूध पीने से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके जाते हैं तो उस समय पे उससे पहले कुछ वैक्सीन्स बच्चे को मिलना ज़रूरी होता है, जो जन्म के टाइम के टीके हम जिसको बोलते हैं। इसमें बीसीजी और ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीन बच्चे को छुट्टी से पहले ही हॉस्पिटल में मिल जाना चाहिए। नवजात एक दिन में कितनी बार पेशाब कर रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं। अगर वो एक दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तब वो स्वस्थ तथा तंदुरुस्त है। अगर नहीं तो चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चों की मालिश करना फायदेमंद होता है, ये वैज्ञानिक रूप से सही माना गया है। बच्चों की मालिश हल्के हाथों से एक दिन में 2 बार करें। मालिश दोपहर के समय करें ताकि बच्चे को ठंड न लगे। मालिश करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं।
मालिश के लिए बादाम का तेल बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के 10 दिन के बाद से बच्चों की मालिश कर सकते हैं। नवजात का रोना हमेशा चिंता की बात नहीं होती। ज्यादातर बच्चे भूख लगने या बिस्तर गीला करने पर रोते हैं, किंतु बच्चा लगातार रोता रहता है तो उसे चिकित्सक को दिखाएं। बच्चों को नहलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को ठंड या गर्म पानी में नहीं नहलाना चाहिए। गुनगुना पानी बच्चों को नहलाने के लिए बेहतर माना गया है। नहलाते समय बच्चों के दोनों कानों को हाथ से अच्छी तरह से बंद करके नहलाएं ताकि पानी कान के अंदर न जा सके। बच्चों को नहलाने के तुरंत बाद सूती कपड़े में लपेट लें और जल्द ही बदन पोंछकर कपड़ा पहना दें। बच्चों को नहलाने के लिए माइल्ड क्रीम सोप या शैम्पू ही इस्तेमाल करें ताकि बच्चों के आंख में साबुन का पानी जाने से वो रोए नहीं। पेशाब करने का फ्रिक्वेंसी भी पेरेंट्स को कई बार चिंता में डालता है, और पेशाब करने से जस्ट पहले बच्चा बहुत रो रहा है, इस बात से बहुत माँ बाप परेशान होते हैं और बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं। दिन में कम से कम 5-6 बार छोटा बच्चा यूरिन पास करता है। अगर इतनी बार बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो ये एक इनडायरेक्ट मेजर भी है इस बात का कि वो एप्रोप्रिएट मात्रा में, उचित मात्रा में दूध पी रहा है। क्योंकि अगर उचित मात्रा में दूध पिएगा तो दिन में बच्चा 5-6 बार तक यूरिन पास करेगा। यूरिन पास करने से तुरंत पहले या यूरिन पास करने के दौरान बच्चे अकड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे रोते भी हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है और ये बच्चों में नॉर्मली देखा जाता है, इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए। शुरू के 7 दिन तक बच्चों को, जब तक कि उनका नाभि गिरता नहीं है, तब तक बच्चों को एक्सेसिव बाथिंग, बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन स्पॉन्जिंग करना चाहिए, मतलब गीले कपड़े से शरीर को पोंछ देना इम्पॉर्टेंट होता है। शुरू के 24 घंटे में भी बच्चे को पोंछा जा सकता है, लेकिन जब तक नाभि गिरी नहीं है तब तक उसको बहुत पानी डाल के नहीं नहलाना है, पोंछना उचित है। बच्चे का तापमान सामान्य रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अत्यधिक ताप और अत्यधिक ठंड से बचा के रखा जाए। जन्म के 1 साल तक अपने नवजात को महीने में 2 बार अवश्य डॉक्टर से दिखाएं। जन्म के तुरंत बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद माता पिता बच्चे को डॉक्टर से दिखाते रहें। 1 साल तक नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहने से शिशु का बेहतर ग्रोथ होगा, साथ ही आपका शिशु सेहतमंद बना रहेगा। आपने देखा, चंद सावधानियां बरतकर आप अपने नवजात की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मोबाइल रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। बिना मोबाइल के हम अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग थलग पाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन या मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन कितना खतरनाक हो सकता है? वहीं अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो इन रेडिएशनों के खतरों से बच सकते हैं। क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है।
वहीं कुछ सावधानियां अगर बरती जाए तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। इन दिनों अगर कोई किसी का सच्चा साथी है जो हर समय साथ रहता है तो वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना शायद मुश्किल ही होगी। लोग फोन को ऐसे चिपकाकर अपने साथ रखते हैं जैसे कोई खजाना छुपा कर रखा हो। लोग इस बात से अनजान हैं कि फोन को यूं अपने साथ हमेशा चिपका कर रखना किसी बड़े खतरे को बुलावा देना है। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरा भी साबित हो सकता है? देखिए, इसमें नुकसान ये हम समझते हैं कि जो पहले आदमी जितना चलकर बैंक जाता था, जितना चलकर टिकट कटाने के लिए जाता था, तो उससे शारीरिक फ़ायदा होता था। अब आदमी लेंदी टाइप का हो गया है, एक ही जगह पे बैठ के हर काम को करना कोशिश करता है। इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, एसएमएस हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब से आदमी करता है। यही एक नुकसान हम समझ रहे हैं। वहीं कुछ सावधानियां अगर बरती जाए तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन बड़ा ही घातक होता है। इससे हमेशा संपर्क में रहने से सिर में दर्द, झंझनाहट, लगातार थकान महसूस होना, चक्कर आना, डिप्रेशन में रहना, नींद न आना, आंखों में ड्राइनेस रहना, काम में बिल्कुल मन नहीं लगना तथा याददाश्त की कमजोरी का होना जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पिछले कुछ सालों से मोबाइल फोन उद्योग तेजी से तरक्की कर रहा है। आज पूरे विश्व में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 3.5 बिलियन तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि पूरे विश्व की आधी जनसंख्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है। इस उपकरण से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव भी कम नहीं है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी और मोबाइल फोन के प्रयोग का संबंध अब तक संदेह का विषय बना हुआ है। ऐसे में मोबाइल के बारे में सामान्य जानकारी रखना समझदारी होगी। मोबाइल जहां हमारे लिए बहुत सुविधाएं लेके आता है, वहीं इसकी वजह से बहुत लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन होना, ध्यान नहीं लगना, बार बार कॉल अटेंड करने की वजह से इरिटेट होना, ये लोगों के व्यवहार में इस फ़र्क को देखा जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं वो प्राइमरली आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से हैं कि आप लगातार फ़ोन पे बिजी हैं, इसकी वजह से आप डेविएटेड हैं और उसकी वजह से आप इरिटेटेड हैं। लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए भी बहुत सारी रिसर्च हैं जो अभी चल रही हैं कि इनके इस विकिरण की वजह से लोगों के दिमाग पे या शरीर के बाकी अंगों पे कोई फ़र्क पड़ता है, और या उससे कोई कैंसर हो सकता है या उससे हार्ट पे कोई असर होता है। इस तरह बहुत रिसर्च अभी ऑनगोइंग है। यद्यपि अभी तक जो रिसर्च हैं उसके बेसिस पे ऐसा कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि हम बोल पाएँ कि मोबाइल के उपयोग से कोई स्पेसिफिक कैंसर होता है या उसके उपयोग से कोई स्पेसिफिक तरह की बीमारी बढ़ जाती है या शुरू हो जाती है। मोबाइल फोन रेडियो तरंगों को ट्रांसमिशन टावर द्वारा भेजते और प्राप्त करते हैं। अधिकतर मोबाइल GSM प्रोटोकॉल और CDMA पर आधारित होते हैं। मोबाइल फ़ोन को आगे जाकर एनालॉग और डिजिटल फ़ोन के रूप में विभाजित किया जाता है। एनालॉग फ़ोन का इस्तेमाल करते समय तथ्यों की हानि की अधिक संभावना रहती है। इस कारण से सिग्नल प्राप्त करने के लिए वो डिजिटल फ़ोन की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इससे तरंगों के द्वारा विद्युत तरंग मानव शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो यानी SAR के रूप में मापते हैं। बहुत से शोधों से ऐसा पता चला है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एस्ट्रोसाइटोमाज, ग्लायोमाज और एकाउंटिस्टिक न्यूरोमाज जैसे ट्यूमर का कारण बन सकता है। कुछ शोधों से ये भी पता चला है कि
कि कुछ कारणों से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कैंसर का जोखिम बढ़ता है। जैसे एनालॉग या कॉर्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल 10 साल से अधिक समय तक करने से कई प्रकार की स्वास्थ्य हानियां हो सकती हैं। युवाओं एवं बच्चों में ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो कि आज अंधाधुंध रूप से मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। इन उपकरणों का एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करना एक विवेकपूर्ण निर्णय होगा। लंबे समय से हो रहे अध्ययन से भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से कैंसर का जोखिम बढ़ता है या नहीं। बात चाहे जो भी हो, मोबाइल के प्रयोग में हमें सावधानी तो रखनी ही चाहिए। हमारे लाइफस्टाइल में एक अभिन्न अंग बन चुका हमारा मोबाइल फोन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे हमारे वातावरण में हो रहे ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम पर। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे वातावरण में इतना शोर है कि हम रोड पर एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पाते। इसका मुख्य कारण है सड़क पे बढ़ते मोटर वाहनों की संख्या और उनसे निकलने वाली ध्वनि। मोटर वाहनों से भरी सड़क, चारों ओर शोर, कल कारखानों में होता काम, उससे पैदा होता शोर, उड़ता हवाई जहाज, रेलगाड़ी की सीटी और उसका घनी आबादी के इलाके से शोर करते गुजरना, रोड पर जोर जोर से बात करता आदमी। सुन रहे हैं आवाजें? कितनी देर सुन सकते हैं आप? क्या यह संभव है कि आपके घर के पास से रेलगाड़ी गुजरे और आप अपनी नींद पूरी कर लें? भाई, सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब कुछ यूं आता है। जी, सुन रहे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं सुन सकते। आवाज़ सुन के एकदम से बुरा हाल हो जाता है, कान एकदम फट जाता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा हम लोग मजबूरी में यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है और आवाजाही में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इस गाड़ी का शोर शराबा से हम लोग का मेंटलिटी इतना परेशान हो चुका है कि हम लोग घर में भी जाते हैं तो अपनी फैमिली से जब बातें करते हैं तो उनकी हर आवाज़ से हम लोग को कम सुनाई पड़ता है, और जब हम बोलते हैं तो वो कहते हैं कि इतना तेज क्यों बोल रहे हैं। रेलगाड़ी जब घर के पास से गुजरे तो कोई भला कैसे सो सकता है? और इतना शोर है सड़क पर, चिल्ला चिल्लाकर न बोलूं तो बात कैसे होगी? ऐसा क्यों है? जरा ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यातायात के साधनों के द्वारा उत्पन्न शोर इसका प्रमुख कारण है। हर वर्ष बेतहाशा बढ़ते वाहनों से वृद्धि हो रही है ध्वनि प्रदूषण में। हम न टेलीफोन पर किसी से बात कर सकते हैं, अगर कोई मैसेज, किसी का फ़ोन अर्जेंट आ रहा है तो वो आप बात समझ में नहीं आती है कि हम क्या बात करें इधर से। और दूसरी बात है कि ऑटो वाले लोग की जो आवाज़ जो है उसका जो है कैसे पास कर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि उसकी आवाज़ में जाओ। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार पर इस पर नियंत्रण करना चाहिए था, साउंड पॉल्यूशन पर नियंत्रण करना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा शोर का स्रोत मोटर वाहन का शोर है, लेकिन इसके साथ इसमें वायुयान और रेल से होने वाला शोर भी शामिल है। अगर शहरी नियोजन सही ढंग से न हो तो हालात बुरे हो सकते हैं।
कान से जो हम स्वर ग्रहण करते हैं, जो आवाज़ ग्रहण करते हैं, उसका सीधा प्रभाव मन पे पड़ता है। और इस मन के शांति के लिए, खुशी के लिए, मन को अच्छी से अच्छी संगीत, कर्कशा शब्द कम से कम जाए तो हम खुश होते हैं और हमारी आत्मा तृप्त होती है। और शोर से सबसे ज़्यादा व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है। किसी के मन को विचलित करने के लिए आप शोर मचाइए, हल्ला करिए, कुछ भी मनवाना है, जोर अपना डालना है अपने विचारों का, तो आप शोर मचा के उसको विचलित कर सकते हैं। और यही आप गाहे बेगाहे अनजान में हम फैला रहे हैं समाज में, और इससे बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। कान से सबसे पहले मैंने कहा कि ब्रेन प्रभावित होता है, सबसे पहले वो इफेक्टिव होता है। और वो इफेक्ट, उसके इफेक्ट से ब्रेन के अंदर गलत तरह का हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, जो आए दिनों कुछ दिनों के बाद वो किसी अलग तरह के साइको डिजीज़ के रूप में वो उभर के आता है। तो देखा आपने, सड़क पर मोटर वाहनों से निकलने वाली ध्वनि हमारे स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanki2017@gmail.com। आज के अंक में बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।